जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। अमन पाल, विप्लव सिन्हा, सुजीत कुमार, विनोद कुमार, देव कुमार, नीतीश कुमार, प्रियंका, आलोक, आर्मी का दीवाना, चंदन कुमार, दीपक, विशाल, तुषार जी, अनुराग सिंह, मोहम्मद अशरफ आलम, हरीश यादव, अभिषेक मौर्य, शिवराम, नीलेंद्र, मीनाक्षी, कृतिका, ए के भारद्वाज, योगेश सिंह, रवि मिश्रा, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। तो दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका एंशिएंट हिस्ट्री को, जिसमें मैंने आपको बताया था आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्यों के आक्रमण को लेकर के क्या सिद्धांत इस दुनिया में चलते हैं। तो आप लोग उसको जान चुके थे, एक बार थम्स अप कर देंगे, ठीक है। और अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या तर्क दिए हैं आर्यों के संबंध में। आर्य कौन लोग हैं, विदेशी थे या नहीं, बोलो यस और नो। आप कहेंगे हाँ जी विदेशी थे, भारत में आए, यहाँ पर रहे, चरागाह की दृष्टि से यहाँ पर आए, क्योंकि वो लोग एक खाना बदोश की तरह अपना जीवन जी रहे थे। यहाँ आकर के फिर सिंधु घाटी वाले क्षेत्रों में बसे, भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फिर गए, ठीक है। तो अलग अलग लोगों ने क्या क्या कहा है, ये बात हम बात कर चुके थे। पेनका और हर्ट एक आपका विद्वान रहे हैं, उन्होंने कहा कि आर्य भारत में जर्मनी से आए। तो अलग अलग तर्क हैं सबके, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने इनको तिब्बत का कहा है। गाइल्स ने इनका संबंध हंगरी से बताया है, जबकि बाल गंगाधर तिलक जी ने इनका जो संबंध है वो बताया है आपका कहाँ से, नॉर्थ पोल से, जो अंटार्कटिका का उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। उन्होंने बोला कि उत्तरी ध्रुव से ये लोग यहाँ पर आए। तो ये अलग अलग विद्वानों के कथन हैं जो आप लोगों के लिए नोट डाउन है, ओके। आगे आते हैं। अच्छा, आर्यों का जो समाज था वो कैसा था, ये देख समझे। आर्यों का पंचजन किसको बोलते हैं, पंचजन का मतलब आप यहां बताएंगे आपके यहां कैसे निर्मित होता है राष्ट्र। तो हम कहेंगे आज के टाइम में भैया जो परिवार हैं, भाई एक एक आदमी से मिलकर परिवार मिलता है। परिवार के बाद में क्या बनता है आज, मोहल्ला कहेंगे तो यूनिट, तो आपका शासन स्तर पर तो ग्राम ही होती है। ग्राम के बाद में आज खंड होता है जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक, विलेज, फैमिली विलेज, फिर ब्लॉक बनता है। और ब्लॉक से क्या बन जाता है आपका, फिर कई ब्लॉक को मिला करके डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। डिस्ट्रिक्ट बोले तो जनपद बन जाता है, जिसको हम जिला भी कहते हैं, जनपद। और जनपद से मिलके क्या बनता है आपका, जनपद से मिलके आपका बनता है स्टेट, यानी कि राज्य बनता है। और स्टेट मिलकर के क्या बनाता है, नेशन को बनाता है, यानी कि राष्ट्र को बनाता है। आपके यहाँ भी ऐसा ही होता होगा, और मुख्यतः ऐसा ही होता है भारत में, साधारणतः ऐसा ही होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें कि आर्यों के समय पर भी क्या यही था, आर्यों के समय पर भी क्या यही था, तो आप कहेंगे नहीं। आर्यों के समय पर क्या था कि परिवार को, फैमिली को, ये फैमिली है इसको बोलते थे ये कुल, परिवार को यानी फैमिली को ये लोग कुल कहते थे। कुल मिलकर के गांव बनाते थे, गांव मिलकर के बनाते थे विश्व, जिसको आप आज के संदर्भ में तहसील कह सकते हो, खंड या ब्लॉक कह सकते हो, ठीक है। तो विश्व, विश्व मिलकर के क्या बनाते थे, जन बनाते थे। क्या बनाते थे, जन बनाते थे। और जन मिलकर के बनाते थे राष्ट्र, ठीक है। क्या बोलोगे, कुल मिलकर के गांव, गांव मिलकर के विश्व, विश्व मिलकर के जन, जिसको हम जनपद कहते हैं, और जनपद मिलकर के एक नेशन, एक राष्ट्र बनाते थे, ठीक है। और तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी थी, अगर मैं कहूं आर्यों की प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सबसे बड़ी यूनिट कौन सी थी, तो आप कहेंगे राष्ट्र। मैं पूछूं आपसे सबसे छोटी यूनिट कौन सी थी, तो आप कहेंगे कुल। क्या कहेंगे, कुल कहेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ प्री वैदिक पीरियड। भैया क्या आज के समय में भी आर्य कहीं पर हैं, ओ ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो आज के समय पर आर्य जो जेनेटिक कोड की खोज हुई है, तो आर्यों के जो जेनेटिक कोड हैं वो हमारे अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार पर उसके जेनेटिक कोड मैच हुए हैं, कि अंडमान निकोबार की जो प्रजातियां हैं इनमें से कुछ आर्यों के साथ मैच होती हैं, ठीक है, आर्यों के साथ मैच होती हैं। फिर वो आप लोग जानते हैं कि धीरे 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 लोग बटे और लगभग सभी हिस्सों में पहुंच गए दुनिया के, ओके। अच्छा जी, पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं, पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं क्या हैं।
यानी कि एक तो उत्तर वैदिक काल होता है जो वैदिक काल के बाद का था, एक है वैदिक काल के पहले का। तो लोग कैसे थे, मांसाहारी या शाकाहारी? तो आप कहेंगे नॉन वेजिटेरियन थे ये लोग या वेजिटेरियन? जो आर्यंस थे तो आप कहेंगे वो ओमनीवोरस थे, यानी कि सर्वाहारी थे। सर्वाहारी का क्या मतलब हुआ कि शाकाहार और मांसाहार दोनों का सेवन करते थे। विशाल सोनकर जी एकदम ठीक लिखा है आपने, एकदम से ठीक लिखा है, बताए ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे इनके समय पर ये कुछ शब्दावली है जो आपको इनकी पढ़ लेनी चाहिए और बहुत कम परीक्षा में पूछी जाती है वैसे, कि आर्य अपने खाद्य को क्या कहते थे? खाद्य का मतलब जो खाने की चीजें थी उनको बोलते थे ये करभ। क्या कहते थे? करभ। यवांगु ये लोग कहते थे जौ का दलिया। क्या बोलेंगे? जौ का दलिया। दलिया समझते हैं आप लोगों ने? किस किस ने दलिया खाया? एक बार थम्स अप करे। हमने तो खूब खाया है। जैसे गेहूं गेहूं का दलिया आता है तो उसको तुम नमकीन दलिया बना के खा सकते हो छाछ के साथ में, या बहुत सारे लोग उसको दूध में बना लेते हैं। तो ऐसे ये लोग, क्योंकि जौ उस समय पर प्रचलित फसल थी तो जौ का दलिया खाते थे। यव किसको कहते थे? जौ को। जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो आप हिंदी में पढ़ेंगे कि जौ का पर्यायवाची क्या होता है। यव पर्यायवाची है, हिंदी में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आएंगे। धन्व मरुस्थल। धन्व किसको कहते थे हम? धन्व किसको बोलेंगे? मरुस्थल को कहेंगे। किसको? धन्व ये लोग कहते थे मरुस्थल को। अघन्या किसको कहा गया है? तो प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न ऐसे बनता है कि आर्य युग में, या आर्य युग में बोलेगा या आपसे बोलेगा पूर्व वैदिक काल, पूछेगा पूर्व वैदिक काल में गाय को क्या कह करके पुकारा गया है? अघन्या। इन्होंने इसको पवित्र पशु माना और ना मारे जाने योग्य कहा। ना मारे जाने योग्य यानी कि ये मारे जाने योग्य नहीं है। तो अन्य पशु क्या मारे जाने योग्य है? यहां पर यह प्रश्न उठना चाहिए। क्या अन्य पशुओं को मार देना चाहिए खाने आदि के लिए? तो दोस्त ये गलत व्यवस्था है। दरअसल में मैं हमेशा अपने छात्रों को ये समझाता हूं कि आजकल एक आपका प्रिंसिपल चलता है दुनिया में कि आज पॉपुलेशन यानी जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमको सिर्फ अगर हम सब लोग अनाज खाने लगें, यानी हम सब शाकाहारी हो जाएं, तो लोग भूखे मरने लगेंगे। जो आपके ऊपर जबरन मांसाहार के पक्ष में रखा गया एक तर्क है और कुछ नहीं है। आप कहेंगे कैसे भैया, इसको थोड़ा स्पष्ट करें कि हम कैसे मान लें इस तर्क को। देखो, आपको इस तर्क को इस तरह से मानना चाहिए। आप समझिए कि इस दुनिया में जैसे मनुष्य है ऐसे ही अन्य जीव हैं, हर किसी का अपने जीवन का अधिकार है। अगर हम मनुष्य शक्तिशाली हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जिस पशु को हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम मार के खा जाएं। पहली बात तो उसको जीवन का अधिकार है। दूसरी चीज ये आती है कि दोस्त जो हम खाते हैं अनाज, क्या सच में हम उतना ही खाते हैं जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है, या बस हम खाते हैं? आप बताएंगे आपका अपना जो खान पीन है क्या वह सच में आपकी शारीरिक जरूरतों के लिए ही आप खाते हैं, या बस खा लेते हैं कि बाजार में कुछ मिला तो खा लिया, घर सुबह शाम दोपहर खा लिया, दूध पी लिया? क्या सच में शरीर को आवश्यकता है? आपने कैसे एग्जामाइन किया कि शरीर को आवश्यकता है? हमारे स्वयं के बच्चे, अष्टांग हृदय जो सबसे अच्छी किताब मानी जाती है एक स्वास्थ्य के ऊपर, वो ये कहती है कि अगर आप, स्वयं महात्मा बुद्ध ने भी कहा अपने दर्शन में कि अगर आप मतलब कि 12 कोर खाना खा लें, 12 कोर का मतलब 12 निवाले सही से, जैसे हम कहते हैं 32 बार चबा के आप उसको खा लें तो आपको पूरे दिन ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। तो भैया फिर हम लोग इतना क्यों खाते हैं उसका आप जाने। यानी आपके सर्वाइवल के लिए वो काफी है। हाँ, उससे थोड़ा ज्यादा और खाएंगे तो शारीरिक स्वस्थ यानी कि आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। अब हम खाते अनाप शनाप हैं, शरीर को आवश्यकता क्या है और हम खा क्या जाते हैं? तो क्या समझेंगे? आप कहेंगे कि अन्य पशु भी नहीं मारे जाने चाहिए, उनको भी जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। आगे आते हैं पारावत। पारावत किसको कहा है इन्होंने? समुद्र को कहा है। किसको कहा है? समुद्र को कहा है, ठीक है। और दोस्त याद रख लेना, जो हम अतिरिक्त खाना खाते हैं, अतिरिक्त खाना फिर हमारे बोन मैरो की तरफ जाता है, और अतिरिक्त जो खाना है यही हमारे अंदर काम की भावना को पैदा करता है। काम की भावना से मतलब वर्क की भावना को मैं नहीं कह रहा हूं, काम की भावना यानी कि हम दूसरे जो आपके हमारे अपोजिट जेंडर हैं उनकी तरफ हम आकर्षित होने का कार्य ये भी क्या करता है? अतिरिक्त खाना। इसके बारे में भी बहुत सारी रिसर्च है। आगे आएंगे। पारावत किसको बोलते हैं? समुद्र को कहते हैं। और ऐसा कहीं नहीं है, आप एक टाइम खाना खाएंगे बहुत बेहतरीन जिंदगी होगी, और मतलब ये बस तुम्हारे ऊपर थोपा गया, हमारे शरीर को एक आदत हो जाती है
अगर मैं तुम्हें बताऊं पिछले 4-5 सालों से, लगभग 4-5 साल, कम ज़्यादा हो सकते हैं, मैं एक ही टाइम खाता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं एकदम फिट हूँ, एकदम हेल्दी हूँ। हाँ, कभी कभार जैसे मौसम बदला, अभी मुझे खांसी जुकाम हुई, ये सबको होते हैं, ये कॉमन है। ठीक है, आगे आएंगे। वेकनाट किसको कहा? सूदखोर को। सूदखोर कौन होता है? सूदखोर होता है यूजर्स, जिसको हम कहते हैं जो ब्याज पर पैसे देता है। यानी आदमी की सामने की स्थिति को देख करके कि उसकी स्थिति ऐसी है कि उसको पैसे की जरूरत है, उसको पैसे दिए जाएं और उस पर वो अतिरिक्त पैसे वापस करे, ये वेकनाट था। उर्वरा किसको कहा इन्होंने? कृषि योग्य भूमि को कहा। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर लोग किसकी पूजा करते थे? कौन सी देवी थी, जरा बताएंगे? ठीक है। सुरा या सोमरस किसको बोलते थे? सोमरस ये पवित्र पेय को कहते थे कि पवित्र था, लेकिन इसको साथ में इन्होंने त्याज्य पदार्थ भी कहा। त्याज्य पदार्थ यानी कि जिसको त्याग देना चाहिए। अब त्याग देना इन्होंने किसको कहा? सोमरस यानी उन्माद में कुछ लोग रहे, जैसे लोगों ने कहा कि भाई राजा लोग थे, सुरभोग था उनका, तो राजा की स्थिति को कॉपी कौन करने लग गया? मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग, वो लोग भी सोमरस लेने लग गए और वो भी घूम रहे हैं नशे में। तो त्याज्य पदार्थ किन के लिए कहा गया उसको? कि आपको अपनी स्थिति के हिसाब से इंजॉय करना है, ऐसे नहीं कि राजा इंजॉय करता है तो आपको भी इंजॉय कर लेना है। तो एक गैप बनाया उन लोगों ने भी, कहे कि राजा की जो आपका राजा का जो लाइफस्टाइल है वो अलग है। उर्वरता की देवी मातृ देवी, बहुत अच्छा लिखा विकास कुमार जी, पम्मी, राहुल, एकदम सही उत्तर है। वप्ता किसको कहते थे? बार्बर को, जो बाल काटता था, नाई। वस्त्र किसके बने होते थे? ये पहनते थे सूत और ऊन के, और साथ में जो डियर, जो हिरण होता है, उसकी चमड़ी के भी वस्त्र ये पहनते थे। भाषा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, कोई दिक्कत? आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अब आते हैं ऋग्वेदिक काल, यानी जो ऋग्वेद का टाइम है, अभी हमने पढ़ा नहीं ऋग्वेद के बारे में, हम जानेंगे। तो ऋग्वेदिक कालीन नदियों के क्या नाम है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एसएससी और स्टेट आपका इससे क्वेश्चन पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है कि किस नदी का प्राचीन नाम क्या है? जो नदी आज है उसको ऋग्वेद में क्या कहते थे? देखें जरा। काबुल किस नदी का नाम था? कुंभा का। सिंधु नदी, देखो आज कौन सा नाम जानते हो आप? ये आज का नया नाम है, ये पुराने नाम है। सिंधु को पहले सिंध, हिरब या हिरण्य कहा जाता था। झेलम को सबसे ज्यादा पूछा जाता है, झेलम का पुराना नाम वितास्ता। जब मैं आपको सिकंदर का आक्रमण भारत में बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि सिकंदर जब भारत में आया, तो सिकंदर जब भारत में आता है तो कहां पर लड़ता है युद्ध? आपका झेलम नदी के तट पर। अब क्योंकि वो यूरोप से आया था, यूरोप के इतिहासकारों ने उसको नाम दिया आपका हाइडेस्पीज। तो हमको पता चला हाइडेस्पीज क्या है? वो वितास्ता नदी है। तो झेलम नदी के किनारे युद्ध होगा एक आगे, तब मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि झेलम का पुराना नाम क्या था। इसीलिए झेलम के किनारे लड़े गए उस युद्ध को हम वितास्ता का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है। स्वात क्या बोलोगे? सुवस्तु। क्या बोलोगे? स्वात किस नदी का नाम? स्वात बोलोगे भी फटाफट। स्वात जो नदी आज बहती है, इसका पुराना नाम सुवस्तु था। चेनाब नदी का बहुत पूछा जाता है, चेनाब का पुराना नाम क्या था? अश्किनी। क्या बोलोगे? अश्किनी। गंडक नदी का पुराना नाम क्या था? सदानीरा। घग्गर, इसके किनारे कौन सा नगर मैंने आपको बताया था? घग्गर के किनारे कौन सा नगर था? गुरुजी, इनकी संस्कृति का कैसे पता चलता है? बच्चे एक ही बात आप रोज पूछेंगे तो कैसे, थोड़ा ब्रॉड सोचिए ना। मैंने कहा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पिछली बार भी मैंने आपको बताया पूरी दुनिया में लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं, जो ये पता करते हैं कि इन सब लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था। अब वो रिसर्चेज इतनी बड़ी हैं कि आप बुजुर्ग अवस्था तक भी पहुंच जाए और मैं जिक्र करूं तो थोड़ी मात्र रहे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, हर देश का अपना एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, पुरातत्व विभाग होता है। ठीक है। आप रोज थोड़ा तो आपको सोचना होगा कि कौन खोज करेगा। आप सीधी सी बात है कि मैं अगर खोज कर रहा होता तो मैं बताता आपको कि मैंने इस प्रकार से खोज की थी, और आप जानना चाहते हैं खोज किस प्रकार से हुई, तो इसके लिए आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे कि क्या खोज हुई थी, किसने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया, उस तरह से। लेकिन उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। घग्गर, द्वसदती, सरस्वती, बहुत बढ़िया लिखा है।
कुछ दोस्त तो धौलावीरा लिख रहे हैं। बच्चों आप पढ़ते नहीं हैं, पढ़ो प्लीज। जिन मेरे दोस्तों ने कालीबंगन कहा है उन सबका आंसर ठीक है। अरे गुड, शाबाश। रावी क्या बोलोगे? रावी का परुष्पणी था, बहुत पूछा जाता है। और सरस्वती को ही सबसे पवित्र नदी माना गया है। ठीक है, इसको नदी तमा, देवी तमा, देवती तमा नहीं, देवी तमा, देवी तमा। तो पूछा जाता है कि किस नदी को देवी तमा, माते तमा और नदी तमा, यानी कि क्या बोलेंगे, इसको नदी की संज्ञा तो दी ही, साथ में इसको देवी की और माता की संज्ञा भी दे दी। इसका मतलब नदी की तरह, देवी की तरह और माता की तरह। तो कितना सम्मान दे दिया सरस्वती नदी को। गोमती, गोमल, व्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यास रिवर का पुराना नाम क्या था। सतलुज का पुराना नाम क्या था? सतुद्री। क्या बोलेंगे? सतलुज का पुराना नाम सतुद्री था। और कुर्रम का पुराना नाम क्या था? कुर्रम का पुराना नाम था किरमू। क्या था? कुर्रम का पुराना नाम किरमू था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक हमारे मित्र ने बहुत अच्छा लिख दिया, घग्गर नदी के किनारे हड़प्पा। बेटा कब पढ़ोगे? जब बुढ़े हो जाओगे तब रिवीजन करोगे, हैं? पढ़ लिया करो प्लीज। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सतलज का सतुद्रा और कुर्रम का किरमू, ये तो फैक्ट हुए जो आपको याद करने हैं। अब आते हैं ऋग्वेदिक कालीन समाज की विशेषताओं पर। कैसे जी? समाज कैसा हो गया? पितृसत्तात्मक। जबकि मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर ही कहा था कि जैसे जैसे ऋग्वेदिक कालीन समाज आएगा तो समाज हो गया पितृसत्तात्मक। अब आप 2 या 3 शब्दों में 15 सेकंड में सोचने का प्रयास कीजिए कि पितृसत्तात्मक समाज होता क्या है। उम्मीद करूंगा आप सब सोच पाएंगे और उसको लिखने का प्रयास करें 2 से 3 शब्दों में। बोलने का, अपने जहां बैठे हैं, कुर्सी पर, खाट पर, जहां कहीं भी, वहां बोलने का प्रयास करें, जमीन पर बैठे हो चाहे। तो आप कहेंगे कि जो समाज था पितृसत्तात्मक का अर्थ यह हुआ भैया कि समाज में जो बड़े निर्णय थे वो कौन लेने लग गया? अब आपका जो मेल्स थे, जो पुरुष समाज था, वो बड़े निर्णय अब लेने लग गया। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? बड़े निर्णय किसके द्वारा लिए जाते थे? तो बड़े निर्णय मातृ समाज के द्वारा, यानी महिला समाज द्वारा लिए जाते थे। भाषा इनकी भी कौन सी थी? संस्कृत। प्रमुख देवता कौन है इनके? इंद्र हैं। ठीक है, कौन है? इंद्र। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कौन हो गए? प्रजापति मुख्य देवता हो गए, यानी कि वैदिक काल के बाद वाला जो समय है। लेकिन वैदिक काल में कौन है? इंद्र है। ठीक है, इंद्र कब थे? पूर्व वैदिक काल में। बाद वाले में कौन? प्रजापति हो गए। और प्रमुख देवता इंद्र है। इसके बारे में बोगज कोई अभिलेख है, कस्सी अभिलेख है। अभिलेख का क्या मतलब होता है जी? अभिलेख का मतलब है कि कहीं खुदाई से कुछ ऐसा प्राप्त हुआ, कुछ लिखा हुआ प्राप्त हुआ कि जिससे हमको ये जिक्र मिलता है कि ये देवता इंद्र की पूजा करते थे। क्या? देवता इंद्र की पूजा करते थे। बहुत बढ़िया भैया, घर में पिता की चलती थी ये ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए अपने अनुसार। बहुत ठीक लिखा है, हेमंत कुशवाहा जी के शब्द हैं, जिस पर पिता का अनुसरण होता हो। वेरी गुड, चलो भाई, बहुत शानदार, बहुत गजब। ठीक है, ये क्या है? तो समाज पितृसत्तात्मक हो गया, भाषा वही रही है, देवता इंद्र हो गए इनके, और इसके साक्ष्य बोगज कोई अभिलेख से मिले। ये भी कैसे थे? ऋग्वेदिक कालीन शुरुआत के लोग आपके शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। कैसे थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों सेवन ये करते थे, दोनों सेवन करते थे। ओके, आगे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाल विवाह इस समय पर था या नहीं था? पर्दा प्रथा होती थी या नहीं होती थी? विधवा विवाह, सॉरी ये मिटा लेंगे यहां से, इसको अलग से समझाता हूं, ये यहां से मिटा लेंगे। सती प्रथा प्रचलित, जाति प्रथा नहीं थी। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा। ये देखें, क्या बोलेंगे? उसकी थोड़ी भाषा ठीक नहीं, भाषा ठीक कर लेते हैं। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जाति प्रथा नहीं थी, और विधवा विवाह को मान्यता थी। विधवा विवाह को मान्यता थी। और ये वो टॉपिक हैं आपके, ये वो टॉपिक हैं जो देश आज भी देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। मान्यता थी। ठीक है, मान्यता थी। अंतर जातीय विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित थी। बारी बारी से सबके बारे में बात करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। और कभी भी दोस्त मेरा कोई थॉट प्रोसेस रहे तो आप चाहें तो उससे सहमत हो सकते हैं,
और आप चाहें तो मेरे थॉट प्रोसेस से अगर आप सहमत नहीं हैं और आपको लगता है आप उससे बेहतर कोई सुझाव या आपके अंदर विचार हैं, तो मैं उन सब लोगों का स्वागत करता हूं कि अच्छी बात है, मुझसे बेहतर विचार आपके हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इस बात में। आप मुझसे बेहतर समझ किसी मुद्दे पर रख सकते हैं, कोई कोई बच्चा या बहुत सारे बच्चे रख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आपको मेरा सोचना ठीक लगे तो मतलब आप लोग उसका वेलकम कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसको डिनाई भी कर सकते हैं। आप ना मानना चाहें तो ना माने, तो वो फिर मेरी तरफ से भी वेलकम है, ठीक है। तो बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जाति प्रथा यहां पर नहीं थी। पहले बात करते हैं बाल विवाह की। बाल विवाह समझते हैं? बाल विवाह मतलब कम उम्र में बच्चों की शादी हो जाना। जैसे बाल विवाह के लिए हम बात करें कि आज क्या है एज, लड़कियों की शादी की सबसे कम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो कहते हैं लड़की कम से कम कितने साल की होनी चाहिए जी? आप कहेंगे लड़की के लिए आज जो एज है वह है 18 साल और लड़के के लिए 21 साल है। उसको हालांकि 25 तक और 21 तक करने की बात चल रही है, लेकिन उसके लिए कोई अधिनियम अभी नहीं आया है, कोई एक्ट नहीं आया है। तो कहने की बात है कि अभी जो एज है वो फीमेल्स के लिए है आपका कितनी? 18। कम से क्या बोलोगे? 18 होनी चाहिए कम से कम, इससे ज़्यादा कितनी भी हो, और मेल के लिए कम से कम 21। लेकिन ये क्या हमेशा से ये था? एक शारदा अधिनियम आया था हरविलास शारदा जी के द्वारा 1929 में, उसमें तो 14 और 18 थी। उसमें कहा गया था कि शारदा में क्या कहा गया था? शारदा एक्ट में, शारदा एक्ट में महिलाओं की जो उम्र रखी गई वो 14 और पुरुषों की संभवतः ज़्यादा होगी तो 18, ठीक है। उससे पहले उससे भी निम्न स्थिति, यानी आप 14 को मान लीजिए आधार, कि 14 से कम उम्र पे कोई शादी हो तो वह क्या है? वह बाल विवाह है। क्या है? वह बाल विवाह है। तो बाल विवाह ये लोग करते थे या नहीं? ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक कालीन जो व्यवस्था थी, मुझे बताइए कि इस समय पर बाल विवाह होता था या नहीं? तो आप कहेंगे बाल विवाह नहीं होता था। आज बाल विवाह होता है या नहीं होता है? यस और नो। बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पिता की हालत एकदम से बहुत कमजोर है और लगता है कि पिता चल बसेंगे और अन्य कोई व्यक्ति जिम्मेदारी के लिए नहीं है, तो उन्होंने बोला कि अब लड़की की शादी कर देनी चाहिए, लड़की की शादी कर दी गई। दूसरा, कई जगह यह भी देखा गया कि जब पिता इतने कैपेबल नहीं है और कहीं से ऐसी स्थिति में कि उनसे ज्यादा उच्च घर का मतलब है कि जिसके पास संपन्नता है, उस संपन्नता वाले लड़के की पत्नी मर चुकी थी और उनको अपने घर में एक अपने लड़के के लिए पत्नी की जरूरत थी। गरीब घर की किसी लड़की के लिए उन्होंने बोला, जिसकी कम उम्र थी, कि इसकी, क्योंकि उसकी दूसरी शादी है। अब इधर ये लोग क्यों एग्री कर गए? क्योंकि इनके पास शादी के लिए साधन नहीं। तो बहुत सारे तो शादियां हुई मजबूरी में और बहुत सारी हुई लोक लाज के बहस से। कहीं समाज में ये देखा गया कि एक थॉट प्रोसेस बना कि लड़कियां घर से भाग जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने, जो बहुत शिक्षित मानसिकता के लोग नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी लड़की की शादी कर दी। बोले कि बड़ी होगी और बाहर स्कूल पढ़ने जाएगी, कहीं गांव में स्कूल नहीं था, गांव से बाहर स्कूल जाएगी, छेड़छाड़ आदि होंगी, तो ये लड़की भाग जाएगी। तो एक प्रकरण तो आता है छेड़छाड़ की दर से, जिसको हम सब तुमने पैदा किया, वो भय हम तुम सबका पैदा किया हुआ है। आप कहें कि हम उसमें शामिल नहीं हैं, या मैं कहूं मैं उसमें शामिल नहीं, हम सब उसका एक अंग है उस समाज का। दूसरी चीज क्या रही? दूसरी चीज ये रही दोस्त कि बाहर स्कूल के लिए जाएगी, भाग जाए, उस तरह की सोच होती है। आप में से जिन लड़कियों को आपके घर वाले पढ़ा रहे हैं, तो आपका सौभाग्य है। आज भी देश में ऐसी मानसिकता के लोग हैं कि लड़की को एक समय दिया जाता है कि तुम्हारे पास 1 साल का या 2 साल का वक्त है, अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगी तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। जबकि लड़कों के पास ऐसा नहीं होता। लड़का अगर असफल होता है तो उससे यह उम्मीद की जाती है कि आगे और प्रयास करेगा, अगर घर की आर्थिक स्थिति सही है तो। नहीं तो फिर लड़कों के ऊपर भी अगर स्थिति सही नहीं है तो उनके बराबर प्रेशर लड़कों पर भी फिर होता है। लेकिन लड़के की बात आप देखेंगे, इस मामले में लड़के को छूट थोड़ी ज्यादा है। मानते हैं, इस बात से सहमत है या नहीं है? ठीक है। कहने का मतलब है कि बाल विवाह उस समय पर प्रचलित नहीं था। बाल विवाह उस समय पर प्रचलित नहीं, सॉरी, बाल विवाह उस समय पर प्रचलित नहीं था और आज के समय पर प्रचलित है या नहीं? यानी कि हमसे ज्यादा एडवांस लोग हैं आज भी बहुत सारे लोग
बहुत कम उम्र में। क्योंकि आपको एक बात समझनी होगी, जो लड़की भागनी है वो शादी के बाद भाग सकती है। ऐसा कहीं कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पढ़ी लिखी लड़कियां भागेंगी। जो लड़की कम शिक्षित रह गई, उसको किसी के साथ शादी करनी है तो वो कर सकती है, आज भी लड़कियां कर रही हैं। शिक्षित लड़की किसी के साथ शादी करना चाहती है, कहीं जाना चाहती है, वो जा सकती है, उसको आप शादी करके नहीं रोक सकते। ठीक है, चलो जी, पर्दा प्रथा पर बात करते हैं। बड़ा ज्वलंत मुद्दा है देश का। जावेद अख्तर जी ने, जावेद अख्तर आप जानते होंगे, बॉलीवुड से जुड़े हुए रहे। तो जब इस्लाम संप्रदाय में बुर्का हटाने की बात हुई तो राजस्थान के चुनाव थे, उन्होंने कह दिया कि अगर बुर्का को हटाना है तो फिर राजस्थान की महिलाओं से घूंघट को भी हटा देना चाहिए। बड़ी आग पकड़ी इस मुद्दे ने। बोले क्या करना है और क्या करना चाहिए। तो पर्दा प्रथा के बारे में आपको कई चीजें जाननी होंगी। एक तो इसके भी सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक क्या है। देखो, एक लेखक हुए हैं शूद्रक। शूद्रक ने एक महाकाव्य लिखा है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? शूद्रक। शूद्रक कहते हैं कि जो घूंघट है, जिसको संस्कृत में अवगुंठन कहा जाता है, आप पर्यायवाची शब्दों में भी याद करेंगे, तो उन्होंने कहा है कि अवगुंठन महिलाएं इसलिए करती थी, घूंघट यानी कि सिर पर कपड़ा इसलिए रखती थी ताकि उनके बालों की स्थिति सही बनी रहे, उनके बाल सवरे रहें, बालों को कोई नुकसान ना हो। अब इसमें दो पक्ष आते हैं जी, घूंघट रखने से तो बाल और खराब होंगे। तो उनका तर्क ये था कि जब महिलाएं कहीं बाहर जाती थी तो हवा आदि उनके बालों को ना बिगाड़ दे, उसके लिए वो कपड़े से उसको कवर कर लेती थी। एक तो ये बताया जाता है कि पर्दा प्रथा हमारे यहां कुछ इस तरह से चली कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, दूसरा पक्ष आया राजस्थान का। राजस्थान का मौसम इस प्रकार से है, आप सब लोग देखते होंगे कि हमारे वहां पर राजस्थान की संस्कृति है कि वहां पर लोग साफा पगड़ी बांधते हैं। तो क्योंकि वहां की जलवायु इस प्रकार से है, वहां रेगिस्तान है, तो सिर को इसको एक डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। क्योंकि बच्चे अगर सिर पर डायरेक्ट सनलाइट पहुंचेगी तो ये आपके लिए घातक होगी, मस्तिष्क को कमजोर भी बनाएगी। तो वहां पर उन्होंने एक पलड़ा किया, एक कपड़ा रखा सिर पर, तो वो भी एक पॉजिटिव पक्ष हो गया। अब बात आती है कि ठीक है, उत्तर भारत में राजस्थान का हमको समझ में आता है, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र पर भारत के अगर मैं बात करूं तो लगभग उत्तर भारत में आपको जानने की बात यह समझ लेनी चाहिए कि दक्षिण भारत में कोई पर्दा प्रथा नहीं है। दक्षिण भारत में महिलाएं पर्दा नहीं करती। आप क्या मानते हैं, पर्दा होना चाहिए या नहीं, एक बार लिखें तो मैं समझ पाऊंगा मेजॉरिटी किस बात की है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट मैंने बताया। तो एक कारण क्या दिया जाता है कि जब भारत में इस्लामिक आक्रमण हुआ तो इन लुटेरों ने क्या किया कि यहां की जितनी भी सुंदर स्त्रियां थी उन सब पर नजरें डालनी शुरू की और उन सब के अपहरण शुरू किए। जैसा कि सबसे बड़े अपहरण का दौर आया था आपका जब अकबर 1556 में गद्दी पर बैठा, तो बैरम खां जब लीड कर रहा था तो दिल्ली में हजारों बलात्कार और हजारों अपहरण के मुकदमे, या बोले मुकदमे क्या, अपहरण के मुद्दे, या बोले तो हम अपहरण की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे ही विजयनगर साम्राज्य में, जो कि लगभग दक्षिण में था, उसको बोलते हैं, उसके बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि वह सुंदर रोम के जैसा था। तो वहां भी इस्लामिक आक्रमण हुआ बाद में दक्षिण में, तो वहां भी कुछ समय के लिए पर्दा प्रथा देखने को मिली। लेकिन हमारे जो ये दक्षिण के चेर चोल पांड्य वंश थे, यहां पर पर्दा प्रथा का कोई उल्लेख या साक्ष्य नहीं मिलता। ठीक है, तो हमको ये समझना होगा कि यहां पर जो आक्रमण हुआ तो सब स्त्रियां क्या करने लग गई, ढकने लग गई खुद को। जैसे इस्लाम में भी उसके बारे में कुछ लोगों ने तर्क दिया कि ये लोग इतने आक्रमणकारी अपनी जो कबीले की महिलाएं थीं, जो डेलीगेशंस की महिलाएं थीं, अपने उन महिलाओं तक भी ये कुदृष्टि रखते, बुरी नजर रखते, तो उन महिलाओं ने भी बुर्का धारण करना शुरू किया। जो इस पक्ष का तर्क देते उन्होंने ऐसा कहा। तो कहने की बात है बुरी दृष्टि से बचने के लिए। अब बात आती है अगर हम अपने घर की चार दीवारी में हैं, यहां पर आपको वो छोड़ना देना होगा कि कोई महिला स्वेच्छा से ये बोलती है कि मुझको तो घूंघट करना है, तो उसका तो आपको सम्मान करना होगा। कोई महिला स्वयं ये चाहती है कि मुझको तो घूंघट में रहना पसंद है, मैं किसी से नजरें नहीं मिलाना चाहती, मैं नहीं चाहती कोई मेरा सुंदर चेहरा देखे, तो उसका तो हमको स्वागत करना होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी अपना राइट टू लाइफ है, उसका अपना राइट टू एक्सप्रेशन है, उसके अपने अधिकार हैं।
लेकिन अगर हम जबरन किसी से ये बोलें कि आपको घूंघट करके रहना होगा हमारे घर की चार दीवारी में, हम 8 सदस्य हैं, तो मेरे दोस्त ये औरंगजेब से बचने के लिए घूंघट किया गया, तो हमको यह भी विचार करना होगा कि हमारे घर में औरंगजेब कौन है। फिर इसके साथ में एक तर्क निकल के और आया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को घूंघट कराने के पीछे, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के पीछे ये बात रही कि बाहर से कोई आदमी अगर घर में आए, बाहर से कोई आदमी आए तो वो नजरें ना मिल पाए, किसी प्रकार का आदान प्रदान ना हो पाए, तो एक गैप हो जाएगा। उस एक चीज के लिए भी किया गया। तो बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि नजरों का मिलना या आदान प्रदान होना, उसको घूंघट नहीं रोक सकता। मैंने आपको फिर से कहा, ये हमारे स्वयं के निर्णय या हमारे स्वयं के अंतर में क्या चल रहा है, अंतर मतलब हमारे आंतरिक रूप से हम क्या सोचते हैं, उस पर निर्भर करता है। हमारे घर में अगर आप ये सोचें, हमारी माता है या हमारी बहनें हैं, हमेशा उनको उदाहरण बन के सोचिए आप। तो आप क्या सोचेंगे कि हम अपने घर की महिलाओं को यदि ये सोचने लग जाएं कि उनको जोर जबरदस्ती करके इन चीजों से बचाना है या उनके खुद के चुनाव से वह बच पाएंगी, तो आप कहेंगे कि चुनाव से वह बच पाएंगे। क्योंकि उनका ऐसा तो नहीं है कि जो महिलाएं घूंघट नहीं करती, तो अब आपको यहां पर समझना होगा, क्या घूंघट करने वाली सभी महिलाएं, आप ये कह देंगे कि वो सभ्यता का प्रतीक है? क्या घूंघट करे हुए महिलाएं आपने ससुर से लड़ती हुई नहीं देखी? क्या घूंघट करती हुई महिलाएं आपने अपनी जेठानी से लड़ती हुई नहीं देखी? क्या घूंघट करे हुए सारी महिलाएं सभ्य हैं? और फिर दूसरा पक्ष आपको यह सोचना होगा कि जिन महिलाओं ने घूंघट नहीं किया, क्या वो सारी असभ्य हैं? तो यानी सभ्य और असभ्य होने का घूंघट से कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद करूंगा आप अगर सोचेंगे, विचार करेंगे, तो इसी तर्क पर पहुंचेंगे भी। और फिर इसके बाद भी जो आप सोचते हैं, तो आपकी उस सोच और समझ का मैं स्वागत करूंगा, जो भी आप सोचें, ठीक है। अच्छा जी, आगे आते हैं सती प्रथा। ये कुप्रथाएं थी, और अगर हम ये बोले कि हमारे यहां कोई प्रथा है तो ठीक है, तो फिर तो हम गलत हैं, फिर हम सही समझ नहीं रखते हैं। क्योंकि एक समय पर ईसा मसीह ने बाइबल में यह बोल दिया कि धरती चपटी है, तो क्या पूरा यूरोप आज धरती को चपटी मानता है? नहीं। उन्होंने कहा ईसा मसीह की उस समय की रिसर्च ठीक नहीं रही होंगी, गैलीलियो ने गोल बता दिया, दूरबीन के आविष्कार के द्वारा उसने सिद्ध कर दिया, तो लोगों ने मान लिया। तो अगर कोई गलत प्रिंसिपल है, कोई गलत सिद्धांत है, और जिस दिन आपको पता चले कि यह सिद्धांत गलत है, उसको उसी दिन नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। बुद्ध लोग यही करते हैं, बौद्धिक लोग यही करते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्त एक बात आपको समझनी होगी कि स्त्री को सम्मान आपको देना ही होगा। हमने स्त्री को कभी सम्मान दिया नहीं, हम सिर्फ ढकोसला या नाटक करते हैं स्त्री को सम्मान देने का। स्त्री को सम्मान देना हम तब कह सकते हैं, उन घरों में सम्मान दिया जाता है, हम कह सकते हैं कि जहां पर एक स्वतंत्रता दी गई हो। स्वतंत्रता कैसी? कि जितनी स्वतंत्रता पुरुष को दी गई कि मैथ और साइंस पुरुष पढ़ेगा, लड़का पढ़ेगा तो लड़की को भी दी जाए। अब ऐसा नहीं कि लड़की आर्ट्स से पढ़ाई करेगी, मैथ्स उसका विषय नहीं हो सकता। इसलिए नहीं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग तो लड़कियों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उनको पता है कि अनपढ़ लड़की की शादी कोई नहीं करेगा, उसके योग्य लड़का उसको मिल जाए। इतना भर बहुत जगह पर आज भी एजुकेशन का एक आधार है कि लड़की को इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि वो उसको एक योग्य वर मिल सके, उसके योग्य एक लड़का मिल सके, ताकि उसकी शादी में कोई दिक्कत ना आए। आज भी उसको स्वतंत्र बनाने के लिए काम नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे हमारे प्राचीन पौराणिक ग्रंथों या फिर कथाओं में कहीं भी कोई महिला आपको घूंघट की स्थिति में दिखाई नहीं देती। कोई भी महिला, चाहे सीता हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, कोई देवी आपको घूंघट में दिखाई नहीं देगी। तो इसका मतलब है कि वो सब, क्या हम ये कहेंगे कि वो सब किसी के प्रति सम्मान की दृष्टि नहीं रखती थी? आपको समझना हो, ठीक है। सती प्रथा क्या थी? देखो, सती प्रथा हमारे देश में अगर मैं कहूं तो 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बेंटिक के समय पर खत्म हुई। तो ये सती प्रथा क्या थी? तो सती प्रथा ये थी कि किसी का जो पति है, जो हस्बैंड है, वो मर जाए, सॉरी, किसी का जो पति है, पति यदि मर जाए, तो जो पत्नी है उसको इसकी चिता पर जिंदा बिठाया जाता था और जिंदे आग लगाई जाती थी।
कहते हैं तुम्हारा पति मर चुका है तो तुमको जीवन का कोई अधिकार नहीं है। कैसी प्रथा थी, अच्छी की बुरी? तो आप कहेंगे कि जी एक पुरुष यदि मर चुका है तो महिला को तो जीवन जीने का अधिकार है। अब इसमें कुछ बड़े घराने की लड़कियां रहीं जो समाज का विरोध कर सकती थी, और जो निम्न घराने की लड़कियां रहीं, गरीब घरों की लड़कियां रहीं, उनको जिंदे जला दिया गया क्योंकि उनका पति मर चुका है तो उनको भी जलना होगा। आप सोचेंगे तो आप कहां पर जाएंगे? क्योंकि वो लोग मानते थे कि अगर ये महिला पुरुष के बगैर रहेगी, पति के बगैर, तो क्या होगा? अपवित्र हो जाएगी, अन्य पुरुषों की तरफ ये देखना शुरू करेगी, जिससे व्यवस्था बिगड़ जाएगी। व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो फिर प्रश्न चिन्ह लगेंगे। तो इसीलिए इसका जीवन भी यहीं खत्म हो जाना चाहिए, इसको यही मार देना चाहिए। तो इसके लिए बहुत प्रयास हुए, लोगों ने प्रयास किए हैं, निरंतर प्रयास किए हैं कि भाई उसका अपना अधिकार है, उसको जीने दिया जाए। फिर आती है जाति प्रथा। और ये लोग देखना, आज सती प्रथा है क्या? आज तो नहीं है। तो सती प्रथा उस समय भी नहीं थी। उस समय पर्दा प्रथा भी नहीं था, कोई पर्दा नहीं था, कोई किसी से घूंघट नहीं करता था, कोई बच्चों की शादी नहीं थी, कोई सती प्रथा नहीं थी। ये तो बीच में आकर के, ऋग्वेदिक कालीन समाज के बाद में आकर के समाज का पतन शुरू हुआ है। मानव ऐसा नहीं था। देखो, ऐसा एक कथन आता है कि जो सतयुग था उसमें मानव जो था ना, वो एकदम प्योर हार्ट था। कोई किसी की वखी वस्तु तक को ना उठा सकता था। चोरी नाम तक की चीज नहीं थी। अपहरण तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर आता है आपका क्या? रामायण का काल। रामायण के काल में एक चिंता है कि रावण स्त्री का हरण तो कर लेता है, मां सीता का हरण तो कर लेता है, लेकिन उनको स्पर्श नहीं करता। यानी अपहरण तो आ चुका सोसाइटी में, सोसाइटी की समझ तो गिरने लग गई, लेकिन अभी भी मर्यादाएं बची हुई हैं। फिर महाभारत का समय आता है, द्वापर का समय। खुद दुर्योधन अपनी भाभी के वस्त्र उतारने को तैयार है। तो समाज कहां जा रहा है? धीरे धीरे पतन की तरफ। और आज इस कलयुग में हम सिर्फ अपनी बहन को सुरक्षित देखना चाहते हैं, दूसरे की बहन को शायद हम उतनी सुरक्षित नहीं देखना चाहते। जो बहुत शानदार लोग हैं, मैं हमेशा कहता हूं उनको सलाम है मेरा, लेकिन जो भी इस प्रकार के सोच के लोग हैं जो फब्तियां कसते हैं सड़क पर चलते हुए, तो धिक्कार है। वो खुद को अगर ये समझे कि वो किसी प्रकार के पुरुष या मर्द हैं तो उनके ऊपर धिक्कार है, उनके जीवन के ऊपर धिक्कार है। ठीक है, जाति प्रथा की बात करें, यहां पर कोई कास्टिज्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी। मैंने कहा एक सिर्फ वर्ग था, कर्म के आधार पर। ऊंचा नीचा कुछ था ही नहीं। और इस मनुष्य को किसने हक दे दिया कि ये किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझ ले? ये किसने अधिकार दे दिया? आप संयोगवश पैदा हुए किसी भी जाति में, आप संयोगवश पैदा हुए, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, लेकिन हमको किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझना है कि यह हमसे नीचे है, यह हमसे ऊपर है। ठीक है, जाति का एक विभाजन हुआ, हमारे ऊपर थोप दी गई, उसको लेकर के हम चल रहे, लेकिन हमको किसी को कमियां, ये लोग इस चीज में काबिल थे। यानी हमसे तो बहुत बेहतर लोग हैं। और हम कैसे लोग हैं? हम समझते हैं कि ये जाति हमसे ऊपर है और ये नीचे है। एक छोटे से बच्चे में ये गुण पाया जाएगा कि एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि मेरी जाति ये है, और वह भी कहते हुए आपको पाया जाएगा कि यह जाति का व्यक्ति मुझसे नीचा है। यानी कर्म जो उस समय पर प्रधान था उसको हम भूल गए। विधवा विवाह को मान्यता थी, बड़े गजब के लोग। इसके बाद में विधवा विवाह को मान्यता नहीं मिली, क्योंकि जो लड़कियां सती नहीं बनी तो उनका पति मर गया तो वो क्या हो गई? विधवा हो गई, विडो बन गई, विडो। तो विधवा का जीवन आसान नहीं था। विधवा को लोग पत्थर मारते वो कहीं रहते। बोलो कि बताओ यार, सती नहीं हुई, पति मर गया, खुद जिंदी बैठी है। बोले ये जिस जगह जाएगी वो जगह इम्प्योर, अपवित्र हो जाएगी।
उसको कहीं प्रवेश तक हमने ना दिया। तो विधवा विवाह के लिए लोग क्या कहते थे कि ठीक है, विधवा को अधिकार है, और इसके लिए बड़ा लंबा संघर्ष हुआ। पहले तो था विधवा विवाह, फिर हमने इस पर रोक लगा दी। कुछ लोग आ गए, मान्यताओं में बंधे हुए लोग बोले विधवा की शादी नहीं होनी चाहिए, उनके समर्थन वाले। क्योंकि सब लोग बुद्धिमान हो जाएं, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस दुनिया में रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स, पुरानी परंपरा को नहीं बदलने वाले लोग हमेशा रहेंगे, जो ये कहते हैं कि परंपरा जैसी है वैसी ही चलती रहे, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाते कि ये परिवर्तन होना या जरूरी नहीं है। तो देश में, किसी भी देश में या किसी भी सभ्यता में सभी लोग बौद्धिक हो जाएं या सभी लोग बुद्धिमान हो जाएं, ऐसा तो संभव नहीं है। इसीलिए लोग क्या बोलते हैं, कुरीतियों के भी पक्ष में लोग होते हैं। कुछ लोग मिल जाएंगे आपको, बोलेंगे हाँ ठीक है, विधवा की शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो दकियानूसी सोच का व्यक्ति है, वो प्रोग्रेसिव नहीं है। ठीक है, तो विधवा विवाह को इन लोगों ने वैलिड कर दिया। हमारे यहां तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने कहा कि विधवा की शादी होनी चाहिए। डलहौजी के टाइम पर लोगों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को पीटा, बोले तुम क्या बात करते हो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को लोगों ने, जो एक टीचर थे, क्योंकि लोगों के अकॉर्डिंग समय के हिसाब से बात नहीं चल रही थी, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया। कैनिंग के टाइम पे उन्होंने एक्ट बनवाया 1856 विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो फिर विधवाओं की शादी तब से होने लग गई। अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज, आज होती है इंटरकास्ट मैरिज या नहीं, जो लोग कर लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक कथन दिया, बड़े घर की लड़कियां, उन्होंने बोला नहीं होती सती, तुम क्या करोगे। अब उस गांव का जो प्रधान था वो उनसे कमजोर था उस घर की लड़की से, उसने बोल दिया नहीं होती सती, बताओ। उसके पिताजी ने भी कह दिया हमारी लड़की तो सती नहीं होगी, तुम क्या कर लोगे भाई। तो जो मजबूत लोग थे समाज में, जो संपन्न थे, धनाढ्य लोग थे, उन्होंने प्रथाओं का विरोध करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि हमारा जीवन किस तरह से आसान चलेगा या हमारे लिए बेहतर चीज क्या है, वो उस तरह से। सर पत्नी मरती थी तो पति को भी जलाते थे। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यही है, नेट गया देख रहे हो, नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यही है कि पति को नहीं जलाते थे, सिर्फ पत्नी को ही जलाया जाता था। पति दूसरी शादी कर सकता था, महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि महिला को हमने आगे नहीं बढ़ने दिया। और फिर हम कहते हैं कि जिनको हमने आगे नहीं बढ़ने दिया, फिर वही लोग फिर आरक्षण का रोना रोते हैं, कहते हैं आरक्षण क्यों दिया जाता है। क्योंकि एक समय पर एक वर्ग को वंचित रखा गया, इसीलिए उस वर्ग को आज आरक्षण की जरूरत है। चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, चाहे वो SC ST हो, या अन्य कोई भी आरक्षित वर्ग हो, चाहे वो फिर महिलाएं हो, उन सबको आज रिजर्वेशन की आवश्यकता इसीलिए है, क्योंकि उक्त उस समय के समाज ने उनको वो सुविधाएं नहीं मिलने दी। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज आज आप जानते ही कितना, लेकिन कोई अमीर आदमी है, मान के चलो कि कोई क्रिकेटर किससे शादी करेगा, क्या कोई जाके समाज बोल देगा कि इस क्रिकेटर ने उससे शादी क्यों कर ली। जाति छोड़ो, कोई धर्म तक ना देखेगा, क्योंकि वो धनाढ्य लोग हैं। और उसके लिए ये समाज इस्तेमाल करता है शब्द कौन सा, सोसाइटी कहती है कि वो तो कामयाब लोग हैं, तो फिर ये कामयाबी नाम का एक शब्द पकड़ लेते हैं। किसी लड़की को अपनी पसंद के किसी लड़के से शादी करनी है, लड़का सही है, सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एग्जामाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि लड़का ठीक है या नहीं है। लड़का ठीक नहीं है तो लड़की को परिचय कराएं उसे एक बात से कि लड़का आपके लिए ऐसे ठीक नहीं है। भाई पिता को जिम्मेदारी इसीलिए दी गई ना, वो लड़की के लिए योग्य वर ढूंढेंगे। अगर लड़की सहमत है कि ठीक है मेरे पिताजी ही मेरे लिए ढूंढेंगे, और वो जानती है कि उसके पिताजी उसके लिए बेहतर ढूंढेंगे, तो अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन कोई लड़की जानती है कि एक लड़का एक बेहतर चॉइस का है और ये इससे मुझे शादी करनी है, तो समाज को इस बात के लिए वेलकम करना चाहिए कि चुनाव है। अब ऐसा तो है नहीं कि जितनी भी अरेंज मैरिज हुई तो सारी ही बनी रही। अरेंज मैरिज और लव मैरिज के इस देश में टूटने का रेशियो संख्या के अनुपात से देखें तो एकदम बराबर है।
कोई कम या ज्यादा नहीं है। लव मैरिज भी टूटी है, अरेंज मैरिजेस भी टूटी हैं, दहेज के मुकदमे दोनों में है, सेपरेशन के केसेस दोनों केसेस में है, चाहे प्रेम विवाह हुआ हो या फिर आपका स्थापित करके शादी की गई हो। तो ये लोग इसमें आगे थे। यहां दो प्रकार के विवाह होते थे, अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब था कि इन्होंने उच्च वर्ण बोल दिया कि उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति जो है वो निम्न वर्ग की, इन्होंने बोला निम्न वर्ग से, निम्न वर्ग से इनका मतलब जाति से नहीं था, इन्होंने बोला कि उसको संपन्नता के आधार पर इससे शादी कर सकता है। जबकि एक था प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में क्या था कि जो निम्न है वह उच्च से भी शादी कर सकता था। बड़े डेवलप लोग हैं सोच और समझ से। एक समय पर देश में ऐसा हुआ था कि आज के आंकड़ों के अनुसार मैं तुम्हें बताऊं, हमारे देश में विधवाओं की संख्या 5.5 करोड़ है। आप सोचो इनका क्या हाल हुआ होता। बाल विधवाएं जिनकी उम्र 10 से 19 साल के बीच में है, 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी संख्या 2,98,000 है। यानी लगभग 3 लाख लड़कियां हमारे देश में ऐसी हैं जिनकी उम्र अभी 19 भी नहीं हुई है और वो विधवा हो चुकी हैं। तो ये उस समय की कुरीतियां रही बीच में, इस समय नहीं थी, बीच के समाज में रहा है सब कुछ। नियोग प्रथा प्रचलित थी, नियोग प्रथा बहुत प्रचलित रही है, महाभारत में भी आपने देखा होगा। क्या बोलेंगे, महाभारत में आपने देखा होगा कि जो शांतनु है, शांतनु के 2 पुत्र हुए महाभारत का, अगर आप शुरुआत जानते हो, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद जो हैं वो तो मर गए कुछ समय बाद, विचित्रवीर्य के अपने संतानें नहीं हो सकते थे। अंबा और अंबालिका उनकी पत्नी थी। तो अंबा और अंबालिका कहाँ गई थी? अंबा और अंबालिका से उनकी माता ने कहा था भीष्म पितामह कि तुम इनके साथ नियोग करो। नियोग का क्या मतलब था? नियोग का मतलब था कि जिसका पति नपुंसक है और पुत्र पैदा नहीं कर सकता है, तो वह स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाकर के पुत्र पैदा कर सकती थी, लेकिन वह संबंध सिर्फ पुरुष प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए होगा। पुत्री की बात यहां पर भी नहीं की जाती थी, पुत्र प्राप्ति के लिए, ताकि वंश आगे चल पाए। राजाओं और महाराजाओं में यह बहुत प्रचलित थी। स्वयं भीष्म पितामह से कहा, लेकिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले रखी थी, उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता। तब वेद व्यास ने नियोग किया तो पुत्र पैदा हुए थे। आपने सुनी हो कहानी की धृतराष्ट्र अंधे क्यों हैं? क्योंकि जब अंबा गई वहां पर तो वेद व्यास जी को देख करके, उनके तेज को देख करके उनकी आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हो गई तो धृतराष्ट्र अंधे हुए। ठीक है, अंबालिका गई, पीली पड़ गई वो जाकर के, तो क्या हुई? आपका पांडु पैदा हुए। वेद व्यास के बाद में अंबालिका को दोबारा भेजा गया, तो उस बार अंबालिका गई नहीं, किसी दासी को भेज दिया, दासी को कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो तब आपका विदुर, विद्वान विदुर पैदा हुए। तो नियोग बहुत समय से प्रचलित था, नियोग। लेकिन नियोग के अपने नियम थे कि जो पुरुष का चुनाव करेगा वह स्त्री का पति ही करेगा, स्त्री का पति ही चुनाव करेगा। ठीक है, लेकिन अभी इससे रिलेटेड एक मैं तुमको कानून बताता हूं। हमारे आईपीसी, अगर आप कभी पढ़ेंगे, यूपीएसआई वाले स्टूडेंट सुने, आईपीसी इंडियन पेनल कोड में आपका 1860 के में एक सेक्शन हुआ करता था 497। उसको सन 2018 में जब दीपक मिश्रा जस्टिस थे तब हटा दिया गया। उसमें क्या था कि अगर एक पुरुष है और एक स्त्री है, ये पुरुष और ये स्त्री, इन दोनों की हो चुकी है शादी, लेकिन इस स्त्री का, ऐसे समझिए कि संबंध घर से बाहर है, इसको बोलते हैं विवाहितर संबंध, एडल्ट्री, कि किसी और से संबंध बना लिया, तो इसका किसी अन्य से संबंध था। तो ये जो पुरुष था ना, ये इसके ऊपर केस कर सकता था कि जी इसने मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाए हैं या मेरी पत्नी के रिलेशन में। क्या महिला का इसमें कोई योगदान था या नहीं था? तो महिला को कोई सजा नहीं थी, सिर्फ पुरुष को सजा होती थी, और 5 साल तक की सजा का प्रावधान था। सोचो तुम तो कोर्ट ने कहा कि भैया पुरुष ही क्यों, पुरुष ही क्यों?
ये तो आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 21 का अपमान है। लैंगिक समानता कहाँ रही इसमें? मिले तो दोनों को मिले, इसीलिए 497 था आईपीसी का सेक्शन, उसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि ये अधिकार है एक महिला का भी और एक पुरुष का भी। इसी को क्या बोलते थे हम? एडल्ट्री, व्यभिचार। तो ये व्यभिचार में नहीं आता था उस समय, इसको ये लोग वैलिड मानते थे, वैलिड मानते थे, इसके कुछ नियम थे, उनका पालन किया जाता था। ठीक है, बात समझ में आई? तो बोलो, आज के समाज से ज्यादा डेवलप लोग ये थे या नहीं? मैं इतनी राय आप लोगों की जानना चाहूंगा, एक यस और नो के अनुसार। भैया वर चुनने जाने का अधिकार अब क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कोर्ट है, क्यों अधिकार नहीं है? सारे अधिकार हैं, जिसको जिससे शादी करनी है वो उससे कर सकता है। कौन कहता है अधिकार नहीं? कानूनी रूप से अधिकार है, सामाजिक रूप से हो ना हो, क्योंकि समाज तो अपने नियमों को बदलता रहता है, समाज को उन्नत होने में समय लगता है। शायद आप देखेंगे कि चुने गए रिश्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, और आप देखेंगे शायद अगली पीढ़ी तक, अगले 20 वर्षों तक, अगले 15 वर्षों तक देश में ऐसा होगा कि अपने चुने हुए जो रिलेशन है उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। और एक समय जब भी कोई देश आर्थिक उन्नति करता है तो वहां लोग अपने फैसले लेने के लिए भी स्वतंत्र होते जाते हैं। तो हमारे देश में भी आप ये देख पाएंगे कि भविष्य में, इन फ्यूचर, लोग अपने डिसीजंस और अपने हिसाब से लाइफ को जिएंगे। ठीक है क्योंकि मैंने देखा है बहुत जगह, मैं समाज से बहुत मतलब जुड़े हुए रूप से, जैसा आप कहते हैं ना कि आधुनिक समय की पंचायतों से लेकर के या शादी विवाह जैसे मामलों में मैं मतलब जुड़ा रहता हूं। उसमें लोग ये मानते हैं कि मैं एक सही डिसीजन दूंगा, वो एक मान्य डिसीजन होगा, तो उस चीज के लिए मुझे कई जगह बुलाया भी जाता है। तो मैं ये देख पाता हूं कि आजकल का जो बिचौलिया नाम की चीज है, जो शादी कराता है लड़के और लड़कियों की, तो वो एक स्पष्ट व्यक्ति नहीं होता। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि वो चीजों को छिपाता रहता है। लड़की वाले क्या कह रहे हैं? लड़के वालों की कुछ डिमांड बढ़ी और लड़की वालों ने उसको निभाने के लिए कुछ किया या कुछ नहीं किया, वही चीजें कल रिलेशन में दिक्कत पैदा कर जाती हैं। क्योंकि लोग भूखे लोग हैं, दहेज के लोग हैं, खुद कमाना इनके बस की नहीं, इनको चाहिए। और जिस लड़की इनको गाड़ी लेके आती है, जिस लड़की से गाड़ी लेते हैं, उसी लड़की को ये गाड़ी में पिछली सीट पर बैठाते हैं घूंघट करके, बोले गांव आ गया घूंघट कर लो बड़ा जबरदस्त समाज है हमारा। तो मैंने ये देखा है कि जब शादियां टूटती हैं तो कोई सिंगल पर्सन आके ये कहने को तैयार नहीं होता उस स्थिति में कि ये शादी क्यों टूट रही है। उस समय एक जिद होती है लड़के वालों की, हमको नहीं रखना। लड़की प्रताड़ित होती है तो लड़की कहती है कि मुझको नहीं रहना। या कई बार ऐसा होता है लड़की की वजह से भी प्रताड़ित होते, ऐसा नहीं है पूर्ण पक्ष हम साफ लड़कियों का रख दें, कई बार लड़कियों की वजह से, क्योंकि लड़कियां सरवाइव नहीं कर पाती, क्योंकि लड़कियों को शादी कहीं और करनी होती है और उनके माता पिता शादी कहीं और करवा देते हैं, तो कई बार सर्वाइवल नहीं हो पाता, उस वजह से कई बार झगड़े होते हैं। तो यह देखा गया है कि अंत में जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, ना लव मैरिज में ना अरेंज मैरिज में। और शायद व्यक्ति चुनने का सिद्धांत अगर सही है तो मैं इस पक्ष में जाऊंगा कि जहां आप किसी व्यक्ति को जानते हो तो आप उसका चुनाव करें, लेकिन सोच समझकर, जल्दबाजी से नहीं कि कल मिले, आज मिले, आपको आज ही प्यार हुआ, बोले कि मैं देख तुमको पहली ही नजर में प्यार कर। झूठा प्यार है, सिर्फ झूठ है, सफेद झूठ है। आप किसी को जानते हैं, एक समय से आप उसके साथ हैं, आपके आचार व्यवहार एक दूसरे से मिलते हैं, आपको लगता है आप जीवन के लिए एक बेहतरीन साथी हो सकते हैं, तब चुनाव करें तो माने। पहली नजर में प्यार हो गया, ये एकमात्र झूठ है। इसका मतलब है किसी ने आपसे ऐसा कहा है तो वह एकदम से सरासर झूठ बोल रहा है और धोखे की बहुत गुंजाइश है। बहुत क्या, आप ये समझिए कि धोखे ही की गुंजाइश है। अगर कुछ बच गया तो अपवाद होगा
और ये विशेषतः मैं लड़कियों से कहना चाहता हूं कि आप अपने अध्ययन को प्रायोरिटी बनाइए, लड़के भी, क्योंकि एक समय पर आपका अध्ययन सबसे ज्यादा जरूरी है। और आप उस समय पर किसी और चीज को प्राथमिकता यदि देते हैं तो आपका जीवन संकट में होता है और एक समय पर आप अकेले पड़ जाते हैं। तो आपका जब तक आप अध्ययन कर रहे हैं, कोई आपको पसंद आए या किसी को आप पसंद आते, उसको अगर उसको सच में आपसे प्रेम है, वो इंतजार करेगा। आप उससे बोलिए कि ठीक है, हम अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जब हम सेलेक्ट वलेक्ट हो जाएंगे तब इस बारे में विचार करेंगे। एक लड़का मेरे पास आया, उसने बोला, देखो इतने भी अच्छे, उसने बोला भैया मेरे घर की स्थिति ऐसी है कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन मैंने एक लड़की से शादी का वादा किया हुआ और वो लड़की मेरे रहने की व्यवस्था करती है, और वो लड़की और लड़का एक दूसरे से 1200 किलोमीटर दूर हैं। उसने बोला कि वो लड़की मुझको पढ़ा रही है और वो लड़की क्योंकि सेलेक्ट हो चुकी है, ट्रेनिंग पर है। तो उस तरह इंतजार करने होंगे एक दूसरे के लिए। ऋग्वेद में आर्य शब्द कितनी बार लिखा गया है? 33 बार। मैंने कहा सबसे पवित्र देवता इनके कौन है? इंद्र। तो सीधी सी बात है, इंद्र का जिक्र ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि ऋग्वेद में मैंने आपको बताया कि प्रकृति के बारे में ज्यादा बताया गया, तो वर्षा के बारे में बहुत बात हुई है, और वर्षा के देवता कौन है? इंद्र हैं। अग्नि, आग की पूजा के बारे में, यज्ञ आदि के बारे में, यज्ञ में अग्नि का जिक्र होता है, ठीक है। विष्णु, क्या बोलेंगे? विष्णु का 100 बार। शिव जी उस समय बड़े देवता नहीं है, जैसे आज के समय में आप देखते हो शिव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान और कौन से प्रचलित हैं आपका देवता इस समय पर? जैसे हमने भगवान कृष्ण जी के एक रूप को बहुत प्रचलित किया है इस समय पर, लड्डू गोपाल। तो ये समाज में समय समय पर 1000-2000 वर्षों में ये परंपराएं बदलती रहती हैं, ठीक है। आगे आएंगे। सिंधु नदी का 55 बार, सबसे ज्यादा बार जिक्र इसी का हुआ। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना है, इसका जिक्र भी 50 बार हुआ है। लेकिन गंगा उस समय पर पवित्र नदी नहीं है। देखिए आप, समाज बदला, थॉट प्रोसेस समाज का चेंज हो जाता है। जो चीजें आज महत्व की हैं, ये कल 1000-2000 साल बाद रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये बिल्कुल तय नहीं है। नियोग प्रथा सर आज भी है या नहीं है? हाँ, नियोग प्रथा आज भी देश के कई हिस्सों में है। तमिलनाडु में तो एक जगह पर आपका त्रुम्बल में नियोग उत्सव भी होता है, नियोग उत्सव का आयोजन होता है। देश के बहुत हिस्सों में मौजूद हैं। हनुमान जी हैं बिल्कुल बजरंग बली। तो इस समय पर आप देखेंगे उस समय देवता नहीं है। तो फिर हम वैदिक साहित्य को पढ़ना शुरू करेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा आप रटंत विद्या को छोड़ के, जिनको रटना उन सब के लिए नोट्स है, आप मेरे प्रोसेस के साथ चलें। और मेरा काम यह है कि मैं आपको बौद्धिक रूप से जागरूक बना पाऊं, आपके सोचने समझने की थोड़ी व्यवस्था को आप बदलें, और आप एक बेहतरीन इंसान बने। क्योंकि किसी भी शिक्षा प्रणाली का अंतिम अर्थ यही है। ये अर्थ नहीं है कि गद्य इतने, उपनिषद इतने, ये सब हम कर ही लेंगे। आपको शिक्षा का अर्थ क्या था अगर आज तक नहीं सीख पाए, तो आपको समझना होगा कि हमको विचारों में किसी प्रकार के बंधन में बंध के नहीं सोचना, ओपन माइंड से सोचना है कि सही क्या है और गलत क्या है। और हम कब सीख पाते हैं? मैंने एक अपनी उपनिषद का एक थॉट है, उपनिषद का एक श्लोक है कि अज्ञान भटकाता है, लेकिन ज्ञान उससे ज्यादा भटकाता है। सोचो कितना जबरदस्त कथन उपनिषद का है। आप ये कहेंगे कि जी ज्ञान भटकाता है, इस बात का मतलब क्या हुआ? क्योंकि आप अज्ञान भटकाता है, ये तो हमको सबको समझ में आता है कि अज्ञान भटकाता है। पहली बात, अज्ञान भटकाता है, ठीक है, हमको कुछ नहीं पता तो हम भटकेंगे, सीखना चाहेंगे, नॉलेज के लिए जाएंगे। लेकिन आपको कुछ पता है, वो उससे ज्यादा भटकाएगा। क्योंकि अज्ञानी तो ये मान लेता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, और सही चीजें अगर उसके पास आ जाएं तो वो उसको सीख लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात है जिसके दिमाग में पहले से एक आउटपुट बना हुआ है। जो व्यक्ति ये कहे कि विधवा की शादी नहीं होनी चाहिए, तो उसके दिमाग में एक नॉलेज बैठी हुई है, उसको मिटाना थोड़ा कठिन होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ज्ञान उससे भी ज्यादा दिक्कत पैदा करता है। तो मैं हमेशा अज्ञानी बने रहना चाहता हूं, आप भी अज्ञानी बने रहेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। नहीं भी बनते हैं तो भी स्वागत है आपका। तो ध्यान रखेंगे, मिलते हैं आगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।